दोस्तों नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी में हम बजट का सेक्शन पढ़ रहे थे और बजट में हमने कल देखा था राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा के विषय में। आज हम देखते हैं घाटे की माप। घाटे की माप तो देखो, भारत में घाटे की माप कैसे होती है। तो ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यदि आपसे कहा जाए कि राजकोषीय घाटा 4% है, तो किसका 4% है? जो हमारा जीडीपी का आकार होगा उसके 4% के बराबर राजकोषीय घाटा आप समझेंगे। ये है घाटे की माप। अब यहां से बात आती है घाटे की सहनीय सीमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे और इसको एक बार समझेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। घाटे की सहनीय सीमा, आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि घाटे का बजट पेश करना ये विकासशील देशों की विशेषता है। ये उनका रणनीतिक कदम है और घाटे का बजट क्यों पेश किया जाता है हमने भी आपको बताया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे घाटे की सहनीय सीमा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो घाटे का आकार है, जो उसकी मात्रा है, एक सीमा तक वह देश को लाभ पहुंचाता है और उससे ऊपर यदि होगा तो उसके लाभ से अधिक उसके नुकसान होते हैं। जैसे मान लो एक स्केल बनाएंगे, ये 0 राजकोषीय घाटा 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो देखो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ये 3 तक और ये 4 और 5। तो यदि राजकोषीय घाटा 0 से 3 तक होगा, 0 से 3 क्या, इसको 1 से 3 बोलो, 0 पे तो घाटा होगा ही नहीं। मान लो यदि राजकोषीय घाटा 1 से 3 तक है, तब क्या होगा? तब राजकोषीय घाटा की वजह से जो लाभ है, जिसे हम कहते हैं घाटा जनित लाभ, राजकोषीय घाटे की वजह से लाभ और राजकोषीय घाटे की वजह से हानि, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे घाटा जनित हानि। ठीक है, एक सीमा के बाद राजकोषीय घाटे का लाभ कम हो जाता है, हानि अधिक हो जाती है। तो यदि राजकोषीय घाटा 1 से 3 तक है, तो हम कहते हैं कि जो घाटा जनित लाभ है, घाटे की वजह से जो लाभ है वह अधिक है, इसकी हानि कम है। लेकिन यही यदि राजकोषीय घाटा 4 और 5 के आसपास हो गया, तो घाटा जनित लाभ जो है ये कम हो जाएगा और हानि अधिक हो जाएगी। इसीलिए सरकारें क्या करती हैं? वह राजकोषीय घाटे को कम से कम करना चाहती हैं, क्योंकि यदि इसकी मात्रा अधिक हो गई तो ध्यान दीजिएगा, ये राजकोषीय घाटा क्या है? ये सरकार के ऊपर उधारी है, देनदारी है। और यदि इसकी सीमा बहुत अधिक हो गई, तो यदि आपके ऊपर उधारी है तो आपको ब्याज का अधिक भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप ब्याज का अधिक भुगतान करेंगे तो आपका राजस्व व्यय बढ़ेगा, आपका राजस्व घाटा बढ़ेगा। ठीक है, और राजस्व व्यय बढ़ने का मतलब ये है कि सरकार की परिसंपत्ति का भी निर्माण नहीं हो रहा है और सरकार की देनदारी में भी कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार राजकोषीय घाटा तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन एक सीमा तक, उस सीमा से ऊपर उस घाटे का हानि अधिक होगा, लाभ कम होगा। तो जिस सीमा तक सरकार राजकोषीय घाटे को बनाए रखना चाहती है,
उसे हम कहते हैं घाटे की सहनीय सीमा। अब ये अलग बात है कि आखिर भारत में घाटे की सहनीय सीमा कितनी है, तो अलग अलग समिति द्वारा अलग अलग रिकमेंडेशन दी गई है। आमतौर पे अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ये 3%। तो घाटे की सहनीय सीमा कितनी है, आमतौर पे 3%। 3% क्या है, भारत में घाटे की सहनीय सीमा, मतलब राजकोषीय घाटे की वह मात्रा जहां तक अर्थव्यवस्था बर्दाश्त कर सके, सह सके, उसके ऊपर नहीं सह पाएगा। बिल्कुल ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 1,000 रुपए है, वह 150 रुपए का उधारी तो अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर 1,000 की इनकम वाले के ऊपर 10,000 की उधारी हो जाएगी तो पता चलेगा कि 10,000 का जो ब्याज आएगा वो उसकी इनकम से ज्यादा है, तो उसके खर्च खुद के कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो एक हद तक उधारी ठीक है, हद से अधिक हो गया तो प्रॉब्लम है। वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे घाटे की वह उच्चतम सीमा, घाटे की वह उच्चतम सीमा जहां घाटे का लाभ उसकी हानि से अधिक हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्लियर। आइए अगली चीज देखिए, भारत में घाटे की सहनीय सीमा कितनी है, तो मैंने बताया कि आमतौर पे 3% माना जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ समिति है, उसको लिख लेंगे सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति। एक और समिति है राजा जी चलैया समिति। एक और समिति है जिसे कहते हैं SS तारापुर समिति, क्लियर। एक होता है FRBM एक्ट 2003, एक को हम कहते हैं NK सिंह समीक्षा समिति। सभी समितियों ने अलग अलग जो है घाटे की सहनीय सीमा को बताया। तो सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है ये कहते हैं कि यदि GDP का 4% है तो ये क्या है, ये हम घाटे की सहनीय सीमा मानेंगे। राजा जी चलिया समिति कहते हैं 4.5% तक है तो ये सहनीय सीमा है। SS तारापुर कितना बताती हैं, 3.5। FRBM कितना बताता है, 3%। और NK सिंह समीक्षा समिति 2.5 से 3%। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समिति का नाम लेके पूछेगा तब तो आप लिखेंगे। यदि उसने पूछ दिया कि सुखमय चक्रवर्ती समिति ने घाटे के सहनीय सीमा कितना बताया है, तब आप 4% लिखेंगे। लेकिन अगर वह किसी का नाम लेके न पूछे, सीधा सीधा पूछ दे कि भारत में आमतौर पर घाटे की सहनीय सीमा क्या मानी जाती है, तो आप इसे मानेंगे FRBM एक्ट 2003 को, और इसने बताया है 3%। ये एग्जाम के लिए है, क्लियर। इसी को समझिएगा। ठीक भाई, चलो अब
अब हम आज देखेंगे FRBM एक्ट 2000, इसे हिंदी में कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ठीक है, देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा 90s का दशक था, इसमें क्या हुआ, इस समय जो है भारत का जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा था और जो बजट में घाटे का स्तर था, घाटे का स्तर क्या था, ये निरंतर बढ़ रहा था और बढ़ के भी कैसा हो रहा था, संचयी प्रकृति का। संचयी प्रकृति का, संचयी प्रकृति का मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का जो घाटा है उसका प्रभाव वर्तमान के वित्तीय वर्ष में पड़ रहा है। अब पिछले साल का और इस साल का जो घाटा, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इसका प्रभाव आने वाले वित्तीय वर्ष में पड़ेगा। तो जिस हम वित्तीय वर्ष में चल रहे हैं उसके अपने तो कुछ राजकोषीय घाटा है ही, पिछले वित्तीय वर्ष के भी जो राजकोषीय घाटे हैं वो भी इसी में ऐड होते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। तो 90 के दशक में क्या हुआ, घाटे का स्तर जो निरंतर बढ़ रहा है और कैसा बढ़ रहा है, उसकी जो प्रकृति है वह संचयी जैसी है। ठीक है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रभाव पड़ रहा है, उसमें वो सम होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे में सरकार का माथा ठनका, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आएगी, राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो सरकार द्वारा किए गए जो सारे आर्थिक उपाय है वो विफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार घाटे को पाटने में ही लगी रहेगी, सरकार कुछ नया काम नहीं कर पाएगी। क्लियर? भाई आपके ऊपर यदि कर्जा ज्यादा हो जाएगा तो आप पहले घर बनवाओगे कि पहले कर्जा भरोगे? बस बात वही है। तो आप सोचोगे यार घर बनवा लेंगे तो जो बकायेदार है वह के सर पे तांडव करेंगे, पहले इनका कर्जा निपटाओ, घर तो बाद में बनवा लेंगे कुछ अगर बचे रह गए तो। क्लियर? तो भारत में ये FRBM आया 2003 में। बात क्या है, 1990 में ये देखी गई जो प्रवृत्ति। अब इसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो प्रेरणा इनको मिली USA से, वहां भी ये समस्या थी। ठीक है, वहां पे आया GRH एक्ट 1985। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देखिए एक है बजट एनफोर्समेंट एक्ट, बजट एनफोर्समेंट एक्ट 1990। एक है बैलेंस बजट एक्ट 1997। ठीक भाई, देखो इन दोनों का उद्देश्य क्या था? इन दोनों का उद्देश्य यह था विधायिका का कार्यपालिका पर अंकुश। ये क्या समस्या है? देखो पैसे कौन खर्च करता है? पैसे सरकार खर्च करती है। सरकार क्या है? सरकार है कार्यपालिका। ठीक है, सरकार जो अपने सारी नीतियों में विफल हो गई
राजकोषीय घाटा नहीं कम हो रहा है, तो ये कहा गया कि देखो भाई, सरकार बनी कैसे है? सरकार जो है विधायिका से बनी है। तो अब विधायिका का दायित्व है कि वह सरकार पर कुछ प्रभावी नियंत्रण लगाए। तो ये दोनों एक्ट इसलिए आए क्योंकि विधायिका सरकार पर अंकुश लगा सके, उसे निर्देशित कर सके, उसे बता सके कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला देखो, जो विभाग हैं, विभाग के कुछ खर्चे होते हैं, खर्चों की ऊपरी सीमा का निर्धारण, ये भी कर दिया। एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा होगा, वेब सीरीज का नाम था महारानी। महारानी वेब सीरीज में एक दाना घोटाला चलता है। दाना घोटाला क्या था? दाना घोटाला यह था कि भाई मान लो एक विभाग है, पशुपालन विभाग, और कोई एक जिला है, जिला का नाम है एक्स। इसमें पशुपालन विभाग में इस पर्टिकुलर जिले में 2 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित है, आपको ये खर्च करना है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने 2 करोड़ से अधिक खर्च किया। कितना खर्च किया? 9 करोड़। एक्चुअल में इनका 2 करोड़ ही नहीं खर्च हो रहा था, लेकिन इन्होंने फर्जी खरीद दिखाकर 9 करोड़ का बिल बनाया। तो कायदे से इनको कितना आवंटित था? 2 करोड़। ये 2 करोड़ क्या है? ये इनके खर्च की ऊपरी सीमा है। आज की सारी व्यवस्थाएं जो है इसी तरीके से चलती हैं। यदि मनरेगा में 80,000 करोड़ अलॉट हो गया है, तो क्या है वो 80,000 करोड़ उसकी ऊपरी सीमा है, वो न्यूनतम सीमा नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि जितने बजट आवंटित होते हैं उतना बजट भी खर्च हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने गांव में देख लीजिए, या आप सुनते होंगे कि उनकी विधायक निधि का पैसा ही नहीं खर्च हुआ, उनकी सांसद निधि का पैसा ही नहीं खर्च हुआ। तो क्या है, वो उनको अलॉटेड फंड है, बजट है, वो उतना ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं। अरे बात समझ? तो वही कह रहे हैं कि यहाँ 2 करोड़ निर्धारित था, 9 करोड़ का बिल बना के भेज दिया, तो इस 7 करोड़ का बर्डन आया कि नहीं आया? वही यहाँ पे कह रहा है कि जो विभाग के खर्चे हैं इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण करो। ठीक है भाई, हमारी बात समझे? ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो नाजायज खर्चे हैं उस पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकें। ठीक, तो ये सारी बातें क्या थी? ये सारी बातें भी हम अमेरिका के देख रहे थे। अब थोड़ा सा इंडिया के लिए देखते हैं, क्योंकि वही समस्या इंडिया में भी आ रही है। तो एक अर्थशास्त्री थे, राजा जी चलैया, और ये किसके हेड थे? ये हेड थे NIPFP। ओके, इन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि भारत में घाटा सहनीय सीमा के अंदर रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संसद को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। संसद हस्तक्षेप करेगी तो इसका मतलब क्या है? संसद अगर हस्तक्षेप करेगी इसका मतलब संसद अपने शक्ति का प्रयोग करेगी, और संसद अपने शक्ति का प्रयोग करेगी तो विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, केवल कहने से काम नहीं होगा। कानून बनाओ,
और उस पर कुछ उपाय करो भाई। ठीक, तो बना दिया कानून, क्या आ गया, FRBM एक्ट 2003। फिर से इसका नाम सुन लीजिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। क्लियर। अब इन्होंने कहा देखो ये ऐसा है कि ये एक्ट बन गया, अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो इंप्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया। क्या बनाया, टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स को हेड कौन कर रहा था, तो उनका नाम था विजय केलकर। विजय केलकर क्या थे, इसके हेड थे इस टास्क फोर्स के। मतलब FRBM की सिफारिशों को लागू करने के लिए FRBM ने जो जो उपाय बताए उसे लागू करने के लिए जो टास्क फोर्स बना, उसे कौन हेड कर रहा है, विजय केलकर। और ये चाचा कौन है, ये GST वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले GST का सुझाव दिया था। ठीक भाई, लिख लीजिए सब, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगली चीज देखिए क्या है। इन्होंने क्या बोला भाई, FRBM एक्ट 2003 ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि घाटे की सहनीय सीमा कितनी होगी, 3% होगी। ठीक है, और क्या हुआ, इन्होंने भारत के लिए एक फिस्कल कंसल्टेशन रोड मैप तैयार किया। फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप तैयार किया। ठीक है, अच्छा बताओ, यदि राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो क्या रातों रात कम हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। इन्होंने कहा कि 2007-8 तक 2007-8 तक हमें राजकोषीय घाटा जो है इसे 2.7% तक करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हर साल 0.5% अगर कम करते जाएंगे तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक भाई, क्लियर। अब 2007-8 का जो समय था, क्या आ गई, वैश्विक मंदी। क्या आ गई, वैश्विक मंदी, और ये समस्या हो गई। वैश्विक मंदी आई तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, भारत पे पड़ेगा। अब यहां पे समस्या ये हो गई कि FRBM एक्ट बचाएं कि देश की अर्थव्यवस्था बचाएं। क्यों बचाना है, देखो ध्यान से सुनो भाई। 2007-8 में वैश्विक मंदी आ गई, तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने जो कर्जा दिया था वो माफ हो गया, माफ करना पड़ा। तो जैसे आप कर्जा माफ कर दोगे तो ये क्या बनेगा, ये अनुदान बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि सरकार ने जो कुछ दिया था वो वापस मिलने से रहा, तो सरकार का घाटा बढ़ेगा। यहाँ टारगेट क्या लेके चल रहे थे, 7-8 तक 2.7 तक लाना है,
वो कैसे लाना है? हर साल 0.5% की कमी करेंगे तो 2.7 तक उसको ला देंगे। लेकिन समस्या ये हुई कि अर्थव्यवस्था की ही तबीयत खराब हो गई, मंदी आ गई। अब ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था बचाए कि FRBM एक्ट की सिफारिशों को बचाए? तो सरकार क्या निर्णय लेगी? सरकार बोलेगी भैया अर्थव्यवस्था बचाओ, अर्थव्यवस्था बची रहेगी तो इसको तो बाद में ही बचा लेंगे, इसके चक्कर में पड़ेंगे तो ये चला जाएगा। जैसे एक इंसान है, उसके उंगली में चोट लग गई, चोट ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कहा अगर ये तो पॉइजन हो गया है, अगर ऑपरेट करके उंगली को ना हटाया गया तो पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसी को रिश्तेदार आगे बुला रहे, ऐसे कैसे, एक उंगली नहीं रहेगी तो देखने में कैसा लगेगा, आप डॉक्टर साहब उंगली बचाओ। बाकी लोग करा रहे उंगली छोड़ो, इंसान को बचाओ, ठीक है ना। तो फाइनली डॉक्टर ने क्या निर्णय लिया? डॉक्टर ने उस व्यक्ति को बचाया और व्यक्ति को बचाने के लिए उंगली को ऑपरेट करके निकालना पड़ा। ये जो इकोनॉमी है ये वही व्यक्ति है और ये जो FRBM है ये वही उंगली है, ठीक है ना। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा भैया इकोनॉमी बचाओ, इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है, यही नहीं रहेगा तो ये रह के क्या करेगा, इसको कौन पूछेगा, ठीक भाई, दैट्स इट। अब मंदी खत्म हो गई, 2009 में चुनाव हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से देश के प्राइम मिनिस्टर बने। कहा जाता है कि उनके देश के प्राइम मिनिस्टर बनने में दो चीजों का बड़ा अहम रोल था। पहला मनरेगा और दूसरा 2008 की वैश्विक मंदी, जिसका भारत पे प्रभाव उन्होंने नहीं पड़ने दिया। उनकी ऐसी नीतियां थी कि उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ा। इन दो चीजों की वजह से उन्हें दोबारा सत्ता वापस हुई। तो 2012 आया, FRBM के लिए दूसरी बार टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसको हेड कौन कर रहा था? वही पहले वाले विजय केलकर, ठीक है, इसको लिख लेंगे। इन्होंने कहा देखिए जो हुआ सो हुआ, फिर से रोड मैप लीजिए, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। इन्होंने कहा कि 2013-14 में हम इसे 4.8% तक रखेंगे, 2014-15 में 4.2% रखेंगे, 15-16 में 3.6% रखेंगे और 16-17 में 3% रखेंगे, ठीक है। ये इन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन ये चल रहा था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश के वित्त मंत्री कौन बने? अरुण जेटली, भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनसे कहा गया देखो भैया ये टास्क फोर्स जो बना था विजय केलकर साहब की अध्यक्षता में, इन्होंने कुछ सिफारिश दे दी है। तो उन्होंने कहा भी यार इसकी बात मत करो, अभी हम नए नए सरकार में आए हैं और ये हमारी सरकार का हनीमून पीरियड है,
हनीमून पीरियड मतलब क्या होता है भैया? जब किसी का हनीमून पीरियड चलता है तो उसे बुरी बातें नहीं बताई जाती, प्रयास किया जाता है कि उसके आसपास हमेशा अच्छी अच्छी बातें हों। घर में आलू नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, ये घर के मालिक लोग टेंशन लें, ये उनको नहीं बताना है जिनका हनीमून चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो अभी हमारे सरकार का हनीमून पीरियड है, हमसे ये सब मत बताओ अभी। उन्होंने कहा कैसे न बताएं, 2016-17 में हमको 3% का टारगेट अचीव करना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, टारगेट को चेंज कर दो, इसे 2017-18 कर दो, एक साल सांस लेने दो भाई। तो एक साल इन्होंने सांस लिया। ठीक, अब इनसे कहा गया देखो देखो समय आ रहा है भैया, आपने जो 17-18 बताया था ये चीजें भी अब पास में आ रही हैं। तो इन्होंने कहा रुको बताते हैं। इन्होंने FRBM समीक्षा समिति का गठन किया। इन्होंने क्या किया? FRBM समीक्षा समिति का गठन किया। इन्होंने कहा यार देखो ऐसा है, वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में और हम ही लोग जो है FRBM एक्ट लेकर आए थे, और 2012 में दूसरे टास्क फोर्स ने FRBM में कुछ सिफारिशें दी जिससे लेकर ये बातचीत चल रही है। हमने टारगेट को एक साल बढ़ा भी दिया। अब जरा ये बताओ कि FRBM जो है इसकी जरूरत है कि नहीं है, कि 2003 वाला वही हम कानून लेके अपने सर पे ढो रहे हैं। तो इन्होंने FRBM समीक्षा समिति का गठन किया कि बाकी सब छोड़ो, पहले इसी की समीक्षा करो। ठीक है, और इसका हेड किसको बनाया? NK सिंह। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? NK सिंह समीक्षा समिति। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। पहली सिफारिशें क्या थी? बोले पहले इसका नाम बदलो। अब इसका नाम हो गया FRBDM, FRBDM एक्ट। बोले इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम FRBDM एक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने कि जो सहनी सीमा है ये 2.5 से 3% के बीच में होगा। और क्या बोला? सरकार की जो उधारी होगी वो GDP के 7% से अधिक नहीं होगी। सिफारिशों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा था आज की क्लास में FRBM के विषय में। ठीक है, एक चीज में रह गई थी उसको भी लिख लेंगे। इनकी सिफारिशों में एक राजकोषीय परिषद का गठन किया गया। राजकोषीय, इन्होंने कहा कि राजकोषीय परिषद का गठन करें। कितने लोग रहेंगे? 3 मेंबर्स रहेंगे, 3 सदस्य रहेंगे इसमें। ठीक है भाई, और देखो NK सिंह समीक्षा समिति में और क्या बातें की गई उसको भी लिख लेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन्होंने ये कहा कि देखो 2022-23 तक हमें 2 काम करना है। पहला काम, फिस्कल डेफिसिट को
2.5 तक लाना है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या करना है, इसे 0.8% तक लाना है। क्लियर। अगली बात क्या बोली इन्होंने, जो कर्ज है, डेब्ट है, इसका और जो जीडीपी का अनुपात है, ये क्या होगा भैया, केंद्र व राज्य दोनों का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र व राज्य दोनों का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। और क्या बोला इन्होंने, बड़ा इंपॉर्टेंट, जीडीपी 3% की विकास दर पर लाना। ठीक भाई, क्लियर। लिख लीजिए। तो एनके सिंह समीक्षा समिति जो है, हम क्या देख रहे थे, एनके सिंह समीक्षा समिति, इसका क्या नाम था, इसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेप्ट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें 2.5 जो है वो निर्धारित किया गया घाटे की सहनीय सीमा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी दिया गया। क्या अपवाद थे, पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती, दूसरा क्या था, राष्ट्रीय आपदा, तीसरा क्या है, कृषि का पतन। कृषि का पतन मतलब बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा है, तो लिखेंगे कृषि का पतन। इन्होंने कहा कि देखो, अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आप इसे पकड़ के मत बैठना। ऐसी स्थिति में हम 5.5% की छूट दे रहे हैं। तो आपको जो बताया गया था कि घाटे के सहनीय सीमा 2.5 से 3% निर्धारित की गई, वो यही 0.5% है। कायदे से तो 2.5 है, लेकिन इन परिस्थितियों में 0.5% की छूट दी गई है कि आप 2.5% से 3% तक भी जा सकते हो। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात क्या की गई, आरबीआई से लिए जाने वाले उधार को प्रतिबंधित किया गया। आरबीआई से लिए जाने वाले उधार को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन एक सरकार को एक छूट दी गई कि केंद्र सरकार अपनी अल्पकाल की नकदी की समस्या के समाधान के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार से क्रय कर सकती है। ठीक है, तो धन की कमी ना हो इसके लिए
ये सरकार को छूट दी गई। एक पॉइंट और बताया गया था, उसको लिख लीजिए। सरकार का सार्वजनिक ऋण। तो सरकार का सार्वजनिक ऋण दो प्रकार का हो सकता है, एक बाह्य बाजार से लिया गया ऋण और एक आंतरिक बाजार से लिया गया ऋण। तो बाह्य बाजार से जो लिया गया ऋण है वो कितना है, 6%, और आंतरिक बाजार वाला कितना है, 94%। अभी ध्यान दीजिएगा, एडीआर जीडीआर ये सब क्या है, ये बाह्य ऋण है। और बाजार से, आंतरिक बाजार से कैसे लेंगे, तो आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सब जो होते हैं ये आंतरिक बाजार से लिए गए ऋण है। ठीक है। सार्वजनिक ऋण में केंद्र का हिस्सा कितना है, 30%। जितनी भारी है उसमें 30% किसका अकेले है, केंद्र का। और राज्यों का कितना है, 70%। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटे को कम करने का उपाय क्या है और सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, सरकार कौन कौन से उपाय कर सकती है। हमारे जो अपने समझ की बात है वो भी आपको बताएंगे। आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई अवधारणा अगर आपको समझना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो उसको कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालकर पूछ सकते हैं। आपके शंका समाधान किए जाएंगे। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहीद दिवस। आप लोगों के सामने ऐसे महापुरुष, ऐसी महान विभूति को हम सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और एक संदेश है जो हम देना चाहते हैं, जो हमें महात्मा गांधी से सीखने को मिलता है, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति आपको, आपके विचारों को तर्क से नहीं पराजित कर सकता, आपसे वह ज्ञान के मामले में, तर्क के मामले में आपसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह आपसे हिंसा के माध्यम से जीतने का प्रयास करेगा। तो हमें गांधी जी से यही सीखना चाहिए। अपने विचारों पर इतने जो दृढ़ रहिए कि आपको पराजित करने के लिए सामने वाले को हिंसा का सहारा लेना पड़े। और हिंसा का सहारा जो लेते हैं वो कायर होते हैं। हमें कायर नहीं बनना है, हमें सामने वाले को पराजित करना है, लेकिन तर्क से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, हिंसा से नहीं। धन्यवाद।